सुप्रभात प्यारे बच्चों। हिंदी की इस ऑनलाइन कक्षा शिक्षण श्रृंखला में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आशा करती हूँ सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। पिछली कक्षा में हमने शब्द निर्माण की प्रक्रिया में उपसर्ग और प्रत्यय किए थे। आज हम व्याकरण का पाठ 2 समास जानेंगे, जो भी शब्द निर्माण की ही एक प्रक्रिया है। मैंने पहले आपको बताया था कि शब्दों का निर्माण 3 तरीके से किया जाता है, उपसर्ग के आधार पर, प्रत्यय के आधार पर और समास के आधार पर। तो आज हम अपनी कक्षा में समास के बारे में जानेंगे और समझेंगे। आशा करती हूँ सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे और समझने का प्रयास भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा समास। पहले हम समास की परिभाषा के बारे में जान लेते हैं। 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से नवीन शब्द के बनने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। नवीन शब्द यानी नया शब्द, यानी जब 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, उस प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। समास के लिए 2 पदों का होना आवश्यक है। जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि शब्द जो हैं वो 2 या 2 से अधिक होने चाहिए, तो इसीलिए उन शब्दों को ही हम पद कहते हैं। तो समास के लिए 2 पदों का होना आवश्यक है। पहला जो शब्द हमारा होता है, पहला जो पद होता है, उसको पूर्व पद कहा जाता है और दूसरा जो शब्द होता है उसको उत्तर पद कहा जाता है। दोनों पदों के मेल से जो प्रक्रिया बनती है वो समस्त पद कहलाती है, या उसको हम सामासिक पद भी कहते हैं। जैसे कि हम नीचे समझेंगे कि मैंने बताया कि 2 पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। जैसे शब्द है हमारा नीलकमल। अब नीलकमल जो शब्द है वो हमारा समस्त पद या सामासिक पद है, लेकिन जब हम उसको 2 शब्दों में अलग अलग बांटेंगे, नील और कमल, तो यहाँ पर नील जो है वो पूर्व पद हो जाएगा और कमल जो है वो उत्तर पद हो जाएगा। यानी समास की प्रक्रिया में जब 2 शब्द आपस में मिलते हैं वो सामासिक पद कहलाता है, और जब हम उन दोनों पदों को अलग अलग कर देते हैं वो हमारा सामासिक विग्रह कहलाता है। पहला शब्द पूर्व पद कहलाता है, दूसरा शब्द उत्तर पद कहलाता है। जब समस्त पद के पूर्व पद और उत्तर पद, पूर्व पद यानी पहले वाला, उत्तर पद यानी बाद वाला, जब पूर्व पद और उत्तर पद को अलग किया जाता है या अलग किया जा सके, वह प्रक्रिया जो है समास विग्रह कहलाती है। विग्रह का मतलब ही होता है अलग करना, यानी जब हम दोनों शब्दों को इकट्ठा कर देते हैं तो वो सामसिक पद या समस्त पद कहलाता है, और जब हम दोनों पदों को अलग अलग कर देते हैं उसको कहते हैं हम समास विग्रह। एग्जाम्पल उदाहरण के द्वारा समझेंगे। जैसे हमारा शब्द है हाथी घोड़े। हाथी घोड़े जो है वो हमारा समस्त पद है, और जब हम इसको विग्रह करेंगे या अलग करेंगे तो वो हो जाएगा हाथी और घोड़े। ऐसे ही गजानन, गजानन हमारा समस्त पद है, जब हम इसका विग्रह करेंगे तो हो जाएगा हाथी के समान मुख वाला गणेश, या गज के समान मुख वाला। यानी जब इकट्ठा किया जाता है वह प्रक्रिया समस्त पद कहलाती है, और जब अलग अलग किया जाता है वह प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। आगे आते हैं हमारे समास के भेद। अलग अलग बुक्स में अलग अलग दिया होता है। किसी जो पाठ्य पुस्तक में वो समास के 4 भेद दे दिए जाते हैं: तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, अविभाव समास। किसी पाठ्य पुस्तक में समास के 6 भेद दिए जाते हैं। तो हम अपनी कक्षा के अनुसार यहाँ पर समास के 6 भेद करेंगे। दोनों ही बातें सही हैं, 4 भेद भी और 6 भेद भी। पहला आता है हमारा द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, अविभाव समास, तत्पुरुष समास। यानी ये हमारे समास के 6 भेद हैं। पहला हम करेंगे अविभाव समास।
जिस समास में पहला पद प्रधान हो या अव्यय हो। अव्यय का मतलब होता है ऐसे शब्द जिनको हम लिंग, वचन, कारक, काल की दृष्टि से बदल नहीं सकते, जिनको अविकारी शब्द भी कहा जाता है। यानी जिस समास में पहला पद अव्यय हो या अविकारी हो और वही प्रधान हो, तथा जब हम उसका समस्त पद बनाएं तो पूरा शब्द भी अव्यय बन जाता है। यह जो प्रक्रिया है वो अव्ययीभाव समास कहलाती है। यानी पूर्व पद अव्यय होगा, उसको हम अविकारी शब्द भी कह सकते हैं। यानी जिसको किसी भी दृष्टि से चेंज नहीं किया जा सकता, वो अव्ययीभाव समास कहलाता है, अव्यय शब्द कहलाते हैं। जैसे यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। अब पहला पद हमारा यथा है, दूसरा पद पूर्व पद यथा, उत्तर पद शक्ति। अब पहला पद अव्यय, यानी यथा जो शब्द है वो अव्यय है, जिसको हम किसी भी दृष्टि से चेंज नहीं कर सकते। यानी यथाशक्ति समस्त पद है और शक्ति के अनुसार इसका समास विग्रह है। आगे है प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। प्रति और दिन, प्रति पूर्व पद, दिन उत्तर पद। हम देखेंगे कि जो प्रति शब्द है उसको हम किसी भी दृष्टि से बदल नहीं सकते, इसलिए ये अव्ययीभाव समास है। यानी जिसमें पहला पद अव्यय हो और समस्त पद भी अव्यय ही बन जाए, वह अव्ययीभाव समास कहलाता है। जैसे और भी उदाहरण है आमरण, आजीवन, बेखटके, प्रतिदिन, प्रत्येक, बाअदब, प्रत्यक्ष। यानी जिसमें पूर्व पद अव्यय हो। दूसरा भेद है हमारा तत्पुरुष समास। जिस समास में दूसरा पद यानी उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद गौण हो और समस्त पद बनाते समय दोनों पदों के बीच कारक के विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाए, लोप होना उनको खत्म कर देना या समाप्त कर देना, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। यानी जब हम समस्त पद बनाएंगे तो कारक, यानी कारक के हमारे 8 भेद होते हैं, उनके विभक्ति जो चिन्ह होते हैं उनका प्रयोग तत्पुरुष समास में किया जाता है समस्त पद बनाते समय। जब हम विग्रह करते हैं, जब हम समास विग्रह करते हैं तो कारक चिन्हों का लोप, कारक चिन्ह आ जाते हैं और समस्त पद में उनका लोप हो जाता है। जैसे उदाहरण देखेंगे जल समाधि। जल समाधि जो है हमारा समस्त पद है, लेकिन जब हम इसका विग्रह करेंगे तो यहाँ पर हमारे जो कारक के परसर्ग हैं या विभक्ति चिन्ह है उसका प्रयोग हो जाएगा जल में समाधि। आगे है वाल्मीकि चरित। विग्रह करेंगे वाल्मीकि के द्वारा चरित। यानी यहाँ पर जो हमारे कारक के विभक्ति चिन्ह है उनका प्रयोग आ जाता है, जिसमें कर्ता कारक आता है। कर्ता का जो विभक्ति चिन्ह है वो को होता है। जैसे जेब कतरा, जेब को कतरने वाला। करण तत्पुरुष आ जाता है जिसमें विभक्ति चिन्ह हमारा से या के द्वारा होता है। उदाहरण जैसे हमने ले रखा है वाल्मीकि चरित, वाल्मीकि के द्वारा चरित। संप्रदान तत्पुरुष आता है जिसमें हमारा विभक्ति चिन्ह के लिए होता है। जैसे रसोई घर, रसोई के लिए घर। कर्महीन, कर्म से हीन अपादान तत्पुरुष है। राजकुमार, राजा का कुमार संबंध तत्पुरुष है। शरणागत, शरण में आगत अधिकरण तत्पुरुष है। तो इस प्रकार तत्पुरुष समास में हम कारक चिन्हों की विभक्तियों का प्रयोग करते हैं जब उनका विग्रह किया जाता है और समस्त पद बनाते समय विभक्तियों का लोप हो जाता है। आगे है हमारा कर्मधारय समास। जिन समस्त पदों में दोनों पदों में विशेषण विशेष्य, विशेषण विशेष्य को हम उपमेय उपमान भी कह सकते हैं। विशेषण यानी जहां पर विशेषता बताई जा रही है, जो गुण है वो उपमेय कहलाता है। विशेष्य, जिस शब्द की विशेषता बताई जा रही है उसे उपमान कहा जाता है। यानी जहां पर उपमेय उपमान का संबंध हो या विशेष्य विशेषण का संबंध हो उन्हें कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे चरण कमल,
अब चरण कमल जो है हमारा समस्त पद है, जब हम विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, कमल के समान चरण। तो ये जो है चरणों की विशेषता बताई जा रही है, तो चरण हमारे विशेष्य हैं और कमल जो है वो विशेषण है। नील गगन, नीला है जो गगन या नीला है जो आसमान। अब नीला जो है विशेषता है तो विशेषण हो जाएगा, और गगन की विशेषता बताई जा रही है तो गगन विशेष्य हो जाएगा। यानी जिन समस्त पदों में, समस्त पद में, दोनों पदों में विशेषण विशेष्य का संबंध हो या उपमेय उपमान का संबंध हो, उसे कर्मधारय समास कहा जाता है। जैसे महादेव, महान है जो देव। अब महान विशेषता है, विशेषण है, और देव जो है वो विशेष्य है। उसके बाद पांचवा भेद हमारा आता है द्विगु समास। जिस समास में जिस सामसिक पद में पहला शब्द संख्यावाची हो और समस्त पद किसी समूह का बोध कराता हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। यानी जिस समास का पहला पद, पूर्व पद ही संख्यावाची हो और पूरा जो समस्त पद बनकर किसी समूह के बारे में बताए, उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे पंचवटी, पंचवटी जो है हमारा समस्त पद है, जब हम इसका विग्रह करेंगे तो हो जाएगा 5 वटों का समाहार। 5 यानी पहला पद संख्यावाची है और पूरे एक समूह के बारे में बता रहा है। त्रिभुवन समस्त पद है, विग्रह करेंगे तो हो जाएगा 3 भुवनों का समाहार, यानी पहला पद संख्यावाची भी है और समस्त पद किसी समूह के बारे में बता रहा है। तिरंगा 3 रंगों का समाहार। अठन्नी 8 आनों का समाहार। इस तरह के एग्जाम्पल जो हैं, इस तरह के जो उदाहरण हैं जहां पर पहला पद संख्यावाची होता है, वहां द्विगु समास होता है। ये इसकी सबसे इजी यानी आसान पहचान है कि जहां पर पहला पद संख्यावाची होगा वो द्विगु समास होगा। आगे है हमारा द्वंद्व समास। जिस समस्त पदों में दोनों ही पद प्रधान हों, यानी कोई भी पद गौण नहीं होता, दोनों ही पद प्रधान होते हैं, और जब हम उनका विग्रह करते हैं तो उसमें और अथवा या लगता है, या तो और शब्द आएगा या शब्द आएगा, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे हम लेते हैं दिन रात। दिन रात जो है हमारा समस्त पद है, बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग है, लेकिन जब हम इसका विग्रह करेंगे तो दिन और रात हो जाएगा। ऐसे ही माँ बाप, माँ और बाप, जल थल, जल और थल, पूर्व पश्चिम, पूर्व और पश्चिम, यानी जहां पर कोई भी पद जो है, दोनों पद कोई जिस समास में कोई भी पद गौण नहीं होता बल्कि दोनों ही पद प्रधान होते हैं, और जब हम उसका विग्रह करते हैं तो वहां पर और तथा या आदि का प्रयोग किया जाता है, वहां पर द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व यानी 2 एक जैसे पद, दोनों ही पद प्रधान, कोई भी पद गौण ना हो, वो द्वंद्व समास कहलाता है। आगे है हमारा बहुव्रीहि समास। जिस समस्त पद का कोई भी पद प्रधान न हो और दोनों पद मिलकर किसी अन्य तीसरे अर्थ या तीसरे पद के बारे में बताए या उसकी जानकारी दे, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। यानी दोनों ही पदों में कोई भी पद प्रधान नहीं होता बल्कि दोनों पद मिलकर किसी तीसरे विशेष पद की जानकारी देते हैं, वही बहुव्रीहि समास कहलाता है। जैसे नीलकंठ समस्त पद है, जब हम विग्रह करेंगे नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। यहाँ पर हम देख रहे हैं नीला और कंठ मिलकर किसकी जानकारी दे रहे हैं, शिव के बारे में जानकारी दे रहे हैं, इसलिए बहुव्रीहि समास है। महात्मा, महान है आत्मा जिसकी, अर्थात विशेष पुरुष या साधु, तो किसी तीसरे पद की जानकारी दे रहा है, यहाँ पर है हमारा बहुव्रीहि समास। गिरिधर
गिरि को धारण किया है जिसने, अर्थात श्री कृष्ण, यानी दोनों पद मिलकर किसी तीसरे विशेष पद की जानकारी देते हैं, वहां होता है हमारा बहुव्रीहि समास। षडानन, 6 हैं आनंद जिसके, अर्थात कार्तिकेय। घनश्याम, घन के समान श्याम है जो, अर्थात श्री कृष्ण। तो इस प्रकार के जो उदाहरण हैं वो बहुव्रीहि समास में होते हैं, जहां पर कोई भी पद प्रधान न हो और दोनों पद मिलकर किसी तीसरे अन्य अर्थ या तीसरे पद का बोध कराए, वहां बहुव्रीहि समास होता है। कई बार आप लोग बहुव्रीहि और कर्मधारय समास में जो है वो कंफ्यूज हो जाते हो, आपको पता नहीं चलता कि बहुव्रीहि समास है या कर्मधारय समास है। तो उसकी जो सबसे आसान पहचान होती है, हम पहचानने की समास बहुव्रीहि है या कर्मधारय है, तो सबसे विशेष बात वहां पर होती है कि हमें उसके विग्रह को पहचानना होगा। उस समास का यदि हमें विग्रह पता है तो हम आसानी से बता सकते हैं कि समास जो है वो बहुव्रीहि है या कर्मधारय है। यानी जब कर्मधारय समास होगा तो वहां पर पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। जैसे मैंने उदाहरण बताया था नीलकंठ। अब नीला जो है वो विशेषण है, उपमेय है, उपमेय उपमान भी कह सकते हैं। कंठ जो है वो विशेष्य है। नीला है जो कंठ, यहां पर कर्मधारय समास हो जाएगा। लेकिन जब हम उसको कहें कि नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव, वहां पर हमारा बहुव्रीहि समास हो जाएगा। तो सबसे पहले किसी भी समास को पहचानने का आसान तरीका होता है उसका विग्रह करके देखना। कर्मधारय समास में पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, जबकि बहुव्रीहि समास में दोनों पद मिलकर किसी तीसरे अन्य विशेष पद की जानकारी देते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार यहाँ पर हमारा व्याकरण पाठ 2 समास जो है वो समाप्त होता है। आशा करती हूँ सभी बच्चों ने ध्यान से सुना होगा और इसको समझने का प्रयास भी करेंगे। आपके पास व्याकरण की पाठ्य पुस्तक व्याकरण प्रकाश है, उसके अंदर जो भी समास का अभ्यास कार्य दिया हुआ है उसको आप इस वीडियो के आधार पर पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। यदि आपसे नहीं होता है तो आप मेरे से पूछ लेंगे, उसके बारे में जानकारी ले लेंगे और अपना कार्य पूरा करेंगे। आज की कक्षा में इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।